अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से, जो कुछ दिन पहले आई थी और उस पर उस वक्त भी बड़ी बहस हुई थी और ये बात हो रही थी मीडिया में भी कि इसके साथ ये सिर्फ एक 3 सफ़हात का एक ख़त है, आप इसको ये कह सकते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट्स नहीं है जिसमें डॉक्टर शॉल ने सिर्फ ये रिकमेंड किया है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं या उनकी सेहत अच्छी नहीं है इसलिए वो पाकिस्तान नहीं जा पाएंगे। इस किस्म की चीज़ें थी और वो बहुत स्ट्रेस में है, ये बताया गया था। और अब जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया था गवर्नमेंट की जानिब से, उसने भी इन रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया है, जो कि वाकई लग भी रहा था कोई ऐसी वो बात नहीं है अनहोनी, ऐसा ही होना था क्योंकि वो मुकम्मल नहीं थी। अब इसके बाद का प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगा? लाहौर हाई कोर्ट, क्या ये जो मेडिकल बोर्ड की रिजेक्शन है क्या ये असरअंदाज होगी उनके केस पर? लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जब फैसला आएगा क्या वो उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर ये रिजेक्शन उसको इन्फ्लुएंस करेगी? इस हवाले से बात करेंगे कि वाकई नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे या इसी किस्म की रिपोर्ट्स ही आगे फ्यूचर में भी आती रहेंगी और मामलात इससे कुछ आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सवालात और भी बहुत सारे हैं कि गवर्नमेंट ने इतना अरसा इसको क्यों नहीं परस्यू किया, इस पर क्यों काम नहीं किया, और अब कुछ प्रेशर भी नज़र आ रहा है और इस पर काम होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन क्या इस प्रेशर के नतीजे में वाकई नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जा सकेगा? ये सारी चीज़ें, ये सारे सवालात जो हैं तलब हैं, इन पर हम बात करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं राजा आमिर अब्बास साहब। आप एनालिस्ट हैं, माहिर कानून हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका हमें वक्त देने के लिए। इनके साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शहजाद रज़ा। शहजाद, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आगाज़ कर लेते हैं राजा साहब, सर आपसे मैं चाहती हूँ कि आप हमें थोड़ा सा बता दीजिएगा कि ये एक अहम सवाल है कि लाहौर हाई कोर्ट में जब ये केस मौजूद है और पहले भी जो मेडिकल बोर्ड ने जो रिकमेंड किया था उसकी वजह से कोर्ट ने उनको जाने दिया था, अब जब मेडिकल बोर्ड ये कहता है कि ये रिपोर्ट्स जो हैं ये मुकम्मल नहीं हैं और इसमें कोई टेस्ट वगैरह नहीं लगाए गए, तो क्या फिर उसका इन्फ्लुएंस होगा? सर मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं आपसे जवाब लेती हूँ, लेकिन इस वक्त बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता साहब ने भी हमें वाया जूम ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। थैंक यू जी राजा आमिर साहब। देखिए, इनको जो बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी, वो जो ईसीएल पे नाम था वो अदालत ने नहीं, कैबिनेट ने उनको बाहर जाने की इजाज़त दी थी। ठीक है। और बेसिस फॉर दैट वाज के वही प्लेटलेट्स और वही रिपोर्ट्स और वही हुकूमती जो वज़रात पंजाब की वो खातून जो उनसी हेल्थ मिनिस्टर हैं वो आके यास्मीन का कहना, उसके बाद इनके अपने इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब वो दूसरी हमारी जो उनसी हैं मिनिस्टर साहिबा ह्यूमन राइट्स वाली, वो श्री मज़ारी साहिबा, वो उनकी आंखों में आंसू थे और इमरान साहब की आंखें उस वक़्त हैरत से खुली की खुली रहेगी कि जब उन्होंने उन्हें जहाज़ पे चढ़ता देखा और जहाज़ में जिस तरीके से उनको वेलकम किया गया। तो ये रिपोर्ट्स की जहाँ तक बात है, तो ये रिपोर्ट्स शुरू हो रही हैं वो कैलिबरी फॉन्ट से, ये रिपोर्ट शुरू हो रही है वो ट्रस्ट डीड से, ये वो डॉक्यूमेंट शुरू हो रहे हैं कतरी के ख़त से। तो रिपोर्टों को तो या इन किस्म के डॉक्यूमेंटेशन को तो बिल्कुल इस केस में एक मजाक के तौर पे लिया जा रहा है। अदरवाइज जो रिपोर्ट्स हैं, देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रिपोर्ट और एक ओपिनियन। रिपोर्ट होती है दैट इज बेस्ड ऑन क्लिनिकल एनालिसिस और क्लिनिक आपकी पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स होती हैं आपकी, और जो इतनी बड़ी लैब्स हैं उधर से रिपोर्ट्स आती हैं और उसके बाद बेसिंग ऑन दैट रिपोर्ट्स तो आपको डायग्नोज किया जाता है। वंस यू हैव बीन डायग्नोज फिर आपकी ट्रीटमेंट होती है कि जी ये आपकी सर्जरी होनी है ये। लेकिन अगर एक ओपिनियन आ जाती है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब को तो एक सिंड्रोम हो गया है, वो सिंड्रोम तो उन्हें उनकी बेशक जो है बेगम साहिबा उनकी वफात का होगा, लेकिन मैं समझता हूँ ये सिंड्रोम तो उस दिन से ज्यादा था कि जब वो आके रोजाना टीवी पे कहते थे मुझे क्यों निकाला है। असल सिंड्रोम तो वो ही था और वो ही कंटिन्यू कर रहा है अब तक, और ये तब तक करेगा कि जब तक कि मियां नवाज शरीफ साहब को आप ये यकीन दहानी ना करा दें, जैसे कि उनकी बेटी फरमाती हैं कि जी आप इनकी यकीन दहानी हमें दे दीजिए तो वो शाम की फ्लाइट से आ जाएंगे। और अब बोर्ड ने उस रिपोर्ट को देखा है और अदालत जो सी है, अदालत चूंकि खुद तो हमको 30 साल हो गए अदालतों में, तो अदालत हमेशा रिपोर्ट्स को देखती है क्योंकि खुद मेडिकल फील्ड से नावलद होती है। तो वो रिपोर्ट्स को देखेंगी, अगर रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उन्हें कोई ऐसी बीमारी नहीं, जिसकी एक और अहम सबूत ये है कि मियां साहब ने जो लंदन में अपनी वीजा की एक्सटेंशन की दी है वो पहले उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पे दी थी एंड ही गॉट 11 मंथ्स एक्सटेंशन वीजा की। अब उन्हें लंदन के अपने जो उनका होम ऑफिस है
उसने डिनाई कर दिया है वीजा की रिक्वेस्ट को, और ऑन द सेम हेल्थ ग्राउंड्स उन्होंने कहा जनाब आप बताइए कौन सी आपको ऐसी बीमारी है कि जिसका आपने ट्रीटमेंट करवाया हो, जिसका आपने कोई सर्जरी करवाई हो, या कोई ऐसी बीमारी है जो आपके मुल्क पाकिस्तान में जिसकी ट्रीटमेंट नहीं है और यहाँ पे वो होती है, तो वो बताने से कासिर रहे, क्योंकि वहाँ तो शायद ये सिंड्रोम वाली रिपोर्ट नहीं चलेगी, वहां तो शायद प्लेटलेट्स भी ऐसे ऊपर नीचे नहीं आ सकते। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता। हाँ, ये यहीं पे हो सकता नहीं हुआ है, ये हुआ और वो बड़े आराम से बैरून मुल्क चले गए। अब रह गया क्या इन रिपोर्ट्स की वजह से आप मियां साहब को ला सकेंगे? द फ्लैट आंसर वुड बी नो। आप मेरे ख्याल में किसी भी तरह से उनको नहीं ला सकेंगे जब तक कि वहां पे या तो उनको वीजा की जो उनकी अपील है वो दोबारा से रद्द कर दी जाती है, उन्हें कहा जाता है कि जी आप इस मुल्क में, जैसे एक और साहब को कहा गया और उनके बेटे को कि आप इस मुल्क में नहीं रह सकते, तो दैट कुड बी अ स्टेज। अदरवाइज मियां साहब को लाने के लिए रिपोर्ट्स काफ़ी नहीं है। हाँ, कुछ और किस्म की रिपोर्ट्स जब तक पॉजिटिव नहीं आएंगी, वैसे तो लोग नेगेटिव रिपोर्ट पे खुश होते हैं कि जी क्लियर आ गई है, इधर जब तक कोई पॉजिटिव रिपोर्ट्स नहीं आएंगे तो मियां साहब वापस आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है बैरिस्टर साहब, आप भी जरा इसके कानूनी पहलू पे रोशनी डाल दें कि ये जो मेडिकल बोर्ड ने तो रिजेक्ट कर दिया है रिपोर्ट्स को, तो अब क्या हो सकता है कानूनी तौर पर? क्या हैसियत थी वैसे पहले भी इन रिपोर्ट्स की, अगर हम बात करें, ये एक्सेप्टेबल थी? देखिए जी, राजा साहब का बड़ा मुनासिब और लीगल तज्जिया है, और मैं भी चूंकि वकील हूं तो हमारी कोशिश यही होगी कि इसका लीगल तज्जिया करें, क्योंकि अगर इसका आप दूसरा तज्जिया करें तो ये तो तमस्खर है और मजायका खेज किस्म की चीज है। बट लेट्स लुक एट इट थ्रू अ लीगल लेंस। अब अगर आप नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट वहां से आई है कि विदाउट अंडरगोइंग अ डिफिनिटिव मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर आप उसके एग्जैक्ट अल्फाज पढ़ें तो वो ये कहते हैं कि इफ ही इज रिटर्न टू सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ही मे डेवलप व्हाट वी कॉल एट Takotsubo syndrome due to stressful environment। अब इसका मतलब उर्दू में आसानी के लिए कर दें कि अगर उनको वापस जेल में भेजा जाता है तो वो एक ऐसा सिंड्रोम डेवलप कर लेंगे जो कि डेविस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज है और उसमें इंसान स्ट्रेस और उससे जनरेट होता है। तो पहली तो बात यह है कि जिन डॉक्टर साहब ने ये मेडिकल ओपिनियन दिया है उनसे भी सवाल होना चाहिए, उनकी भी डिग्री चेक करनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी जाती नॉलेज के लिए इसको काफी रिसर्च किया है। मेरे मुताबिक तो कोई ऐसी रिपोर्ट कभी मेरी नजर से नहीं गुजरी, और अगर उन डॉक्टर साहब ने ये रिपोर्ट किसी के मंजूर नजर या किसी के कहने पे दी है तो दैट इज प्रोफेशनल मेडिकल नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट एंड ही शुड बी पेनलाइज्ड। अच्छा बैरिस्टर साहब, इसमें जी इसमें थोड़ा सा ऐड कर दें। वैसे जिस तरह से आपने कहा कि रिसर्च किया है, सुनने में ये आया कि ये खवातीन में वैसे ये बीमारी होती है और वो भी सेकंड एज में आके, मर्दों में बहुत कम सुनने में नहीं आता कि इस किस्म की कोई बीमारी हो सकती है। देखिए वो मेडिकल ओपिनियन होगा जो कि मैं नहीं दे सकता। ये खवातीन में हो, आदमियों में, दिस इज नॉट माय जॉब टू कमेंट ऑन दैट, बिकॉज ऑफ कोर्स ये तो कोई डॉक्टर ही कर सकता है। जिस तरह के मैं अभी ओपिनियन दे रहा हूँ कि डॉक्टर साहब को ओपिनियन ठीक देना चाहिए, इसी तरह ये बात भी कोई डॉक्टर करे तो ठीक है। हम तो उसके कानूनी एस्पेक्ट को देख रहे हैं। अब हुकूमत ने बिल्कुल ठीक किया, उसको एक मेडिकल बोर्ड के आगे रखा और उस मेडिकल बोर्ड ने उसको बड़ा स्ट्रांगली रिजेक्ट कर दिया है। मैं समझता हूं इस रिपोर्ट के अंदर कमी यह है कि ये हो सकता है ये वाली जो बीमारी है वो इससे सफर कर रहे हैं और अल्लाह उनको सेहत दे अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई प्रॉब्लम है, बट दिस रिपोर्ट हैज टू बी बैक्ड, या दिस ओपिनियन एज राजा साहब सेड हैज टू बी बैक्ड बाय कोजेंट रिपोर्ट्स, कि इसके पीछे उनकी रिपोर्ट्स आए जो बताए कि लेट से उनका मतलब मैं आप जस्ट इन मेडिकल टर्म्स कॉर्टिसोल लेवल्स क्या है, उनके स्ट्रेस लेवल्स क्या हैं, जो आपकी इसके आई थिंक एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट्स होते हैं वो किए जाएं, वो रिपोर्ट साथ हों, फिर डॉक्टर की ओपिनियन की समझ आती है। इस तरह स्टैंड अलोन आपको एक बात का पता है, राजा साहब उसमें मुझे बेर आउट करेंगे, अगर हम सुबह जाके अदालत में किसी गरीब आदमी के लिए डेट लेना चाहें कि वो बेल में पेश नहीं हो सकता, तो कहते हैं जी सरकारी अस्पताल से उसका सर्टिफिकेट बनवा के लाएं, और अगर दरमियाना सा सर्टिफिकेट हो तो बेल नहीं होती, आपकी डिसमिस्ड फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन हो जाती है। ये किस किस्म का इंसाफ है? और मेरा अदालतों से भी सवाल है कि कैसी सिचुएशन है कि जिस पर इस किस्म की मजायका खेज रिपोर्ट्स अदालतों में पेश की जा रही हैं और वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज हाई टाइम, या तो फिर ये रिलीफ सबको अकॉर्ड कर दें ताकि हम भी सुबह सुबह अपने क्लाइंट्स को बताया करें कि जी अब अदालतों में मत आए और इस किस्म की रिपोर्ट बनवा लें, और अगर नहीं तो देन यू हैव टू पुट योर फुट डाउन, बिकॉज इस तरह तो देखिए दिस इज, और इन्होंने यही रिपोर्ट जाकर वहां पर चौधरी शुगर मिल्स केस में भी सबमिट करवाई है। अब वहां पर भी मैं अमजद परवेज साहब से भी इस पर पूछना चाहूंगा, मुझे कहीं हाई कोर्ट में मिले, थोड़ा एक्सप्लेन करें कि क्या चीज है, कैसे उन्होंने सबमिट कर दी। आई मीन दिस इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। ठीक है शहजाद, इसकी ज़रा पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं
कि रिपोर्ट आ जाती है जरा आप वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, उसके बाद ये खबर आ जाती है, बल्कि एक वीडियो रिलीज़ होती है कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, कोई 4-5 घंटे का ट्रैवल करके जो है वो मैनचेस्टर साइड पे गए हैं, फिर वहाँ से वापस आए हैं, और हालांकि रिपोर्ट में है कि उनको अपने हॉस्पिटल के करीब रहना चाहिए जहाँ से वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। उसके बाद कहा अभी उनके बेटे ने कि ये कोई पुरानी शायद वीडियो है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें क्वेश्चनेबल तो हैं। इन पर सवाल तो उठता है कि इस तरह से होता नहीं है क्या पाकिस्तान में बहुत आसानी से आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, या अपने वोटर्स को बेवकूफ़ बना सकते हैं, या फिर इदारों को आप गुमराह कर सकते हैं? जी, इसका जवाब हाँ में है कि आप बना सकते हैं और जो बनाते आए हैं। लेकिन एक तो राजा आमिर अब्बास साहब ने तो फुल स्टॉप लगा दिया ना कि आप चाहे जितने मर्जी इसके ऊपर बोर्ड्स बना दें, कमेटीज़ बना दें, आप इसको फोरेंसिक करा लें, इसकी रिपोर्ट्स के जो है वो मतलब इसके बखिए उधेड़ दें, लेकिन आप मियाँ साहब को वापस नहीं ला सकते। मतलब ये राजा साहब का जो एक एनालिसिस और उस पर बात है। अब इसके बाद अगर जवाब क्या रह जाता है कि एक तो यकीनन आपने एक प्रोसीजर को फॉलो करना है, आपने इजाज़त दी, और उसके बाद गारंटर भी उसमें थे शहबाज शरीफ साहब, उनके बारे में भी ये था कि लाहौर हाई कोर्ट के ज़रिए उनको भी जो है वो कंटेम्प्ट की जाएगी या उनको पाबंद किया जाएगा। वो मामला भी अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह कहीं पे आगे बढ़ा है। इशू इसके मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे जब तक किसी ना किसी किस्म की एश्योरेंस उनको ना मिल जाए। अब एश्योरेंस उनको सियासी तौर पे भी मिल सकती है अगर उनके साथी जो आजकल एक नो कॉन्फिडेंस मोशन की तैयारी कर रहे हैं वो ये बात करते हैं कि जी हमारे पास इतने नंबर्स हैं कि हम जो अक्सरियत है वो अपनी फेवर में मोड़ सकते हैं। सही है। और आगे का सिनेरियो जो बनेगा उसमें मियाँ साहब अगर अपना रिलीफ देखेंगे तो डेफिनेटली उनके आने का कोई जवाब बन सकता है। लेकिन किसी भी तरह से शक हो और कोई भी ज़रा सा भी डाउट हो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो यहाँ पर आना पसंद करेंगे इस मौके पे, जब तक कोई ना कोई उनके साथ बाकायदा तौर पे एक तस्वीर वाज़े ना हो जाए। मैं ये बात नहीं करता कि इंश्योरेंस कहाँ से आए या डील कैसे हो या वो कहाँ से जो है किससे बात करेंगे, लेकिन सियासी फ़ायदे की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। मियाँ साहब जब गए थे तो उसके बारे में भी यही डाउट रहे कि शायद वो अब वापस ना आएँ जब तक मुस्लिम लीग नवाज वापस या तो इक़्तिदार में नहीं आ जाती या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म नहीं हो जाती। और सियासी इसका जो बात है, मियाँ साहब लंदन में हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी जमात में वो इत्तेहाद जो नवाज शरीफ साहब के होते हुए यहाँ पाकिस्तान में हमें नज़र आता था या उनके सामने बाकी लोग कोई ज़रूरत नहीं करते थे बात करने की, वो नज़र नहीं आता। वाज़े तौर पे हमें वहाँ पे कैंप्स नज़र आते हैं। सो मेरे ख्याल में हुकूमत एक प्रोसीजर को तो फॉलो यकीनन करती रहेगी, लेकिन इतना सीरियस हो के मियाँ साहब को लाना कि आप पूरे के पूरी मशीनरी उस पर लगा दें या आप अपनी एनर्जीज उस पर वेस्ट करें, तो मेरे ख्याल में सियासी तौर पे किसी तौर पे सूदमंद नहीं है। गवर्नमेंट को ज़्यादा सूट करते हैं कि नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर रहें। अगरचे ये सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, पंसोता साहब की, राजा साहब की, कि आम आदमी गरीब आदमी को रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट की तरफ आपको इशारा कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट के लिए सियासी तौर पे फ़ायदा है। इमेजिन कि वो वापस आते हैं, जेल की काल कोठरी में चले जाते हैं और आगे बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, फिर आम इंतखाबात का जो है वो जो है एक तैयारी हल्ला गुल्ला शुरू हो जाएगा। सो नवाज शरीफ चाहे जेल में होगा या जेल से बाहर होगा, डेफिनेटली इससे फ़र्क पड़ेगा, उनकी जमात पे पॉजिटिव फ़र्क पड़ेगा। वो वोटर को कर सकते हैं, अगर जेल जाते हैं तो एक सिंपैथी का वोट लेने की कोशिश की जाएगी। सो इस मौके पे जब वोटर भी उनसे सवाल करते हैं कि बावजूद इसके कि हम यहाँ पर आपके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ज़ेरे साया रह के पिस रहे हैं, सो आप बाहर से आराम से क्यों बैठे, रिलैक्स हैं, आप भी हमारे साथ आएँ, हमारा पेन शेयर करें। सो मेरे ख्याल में सियासी तौर पर ज़्यादा बेहतर हुकूमत के लिए है कि वो यहाँ पर वापस ना आएँ, लेकिन इसके साथ साथ अगर कानून को आपने फॉलो करना है तो ऑब्वियसली उनको आना चाहिए, अपनी सज़ा पूरी करनी चाहिए, और फिर अगर आला अदालत से कोई रिलीफ लेना चाहें उसके लिए भी उन्हें कोशिश करनी चाहिए। ठीक है राजा साहब, ये जो कमेंट शहजाद कर रहे हैं कि सियासी तौर पर इस वक्त हुकूमत को भी यही सूट करता है कि वो बाहर रहें, तो फिर क्या यही एक वजह है जो इतने बहुत सारे अरसे में बहुत ज़्यादा इसका फॉलोअप हमें देखने में नहीं आया, और जो गारंटियर हैं उनके हवाले से भी कोई बहुत ज़्यादा हमें नज़र नहीं आया कि पेशरफ्त हुई हो या उनसे सवालात किए गए हों, मेडिकल बोर्ड जो है वो बार बार रिपोर्ट्स मंगवा रहा हो, कुछ चेक एंड बैलेंस हो? देखिए, हुकूमत की तरफ से मैं समझता हूँ कि ये वजह नहीं थी कि हुकूमत चाह रही थी कि वो मुल्क से बाहर ही रहे, क्योंकि इट्स बिन 4 years नाउ, 2.5 साल हो गए हैं वो इस मुल्क से बाहर गए हुए हैं। तो अगर हुकूमत के बस में होता या उनको मैं समझता हूँ कैपेसिटी होती या वो राइट फोरम इस्तेमाल करते तो वो इनको वापस ला चुके होते, और या उस मराहिल में होते कि बड़ा क्लोज होते कि मियाँ साहब ने वापस आना है। लेकिन ये उस ट्रैक को फॉलो ही नहीं कर सके कि जो उन्हें वापस लाने का था। दे वर सिंपली, ये तो इसहाक डार को नहीं ला सके,
इसहाक डार को नहीं ये ला सिर्फ सके। कैपेसिटी का ही इशू है या ऑब्वियसली आई बिलीव कि जी आप वो स्ट्रॉन्ग, जब इसहाक डार के बारे में गया तो उन्होंने कहा जी आपने तो एविडेंसेस ही काफी ना काफी भेज दी हैं हमें। फिर बेयर वन थिंग इन माइंड कि जो यूके की गवर्नमेंट है उसकी भी अपनी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होती हैं, वो भी पॉलिटिकल एरिना में देखती है कि जी पाकिस्तान में अगर एक तरफ तो इमरान खान है जो कहता है एब्सोल्युटली नॉट, एक तरफ हमें बिल्कुल वहाँ पे एक रेड झंडी दिखाई जा रही है, ये वही ममालिक हैं इसराइल, यूके, अमेरिका, तो हमें क्या ये सूट करता है कि कोई ऐसी लीडरशिप हो पाकिस्तान में जो कि पहले भी डील करके पाकिस्तान आई हो। आपको याद होगा कि 97 में भी 2007 में जब कॉन्डोलीसा राइस और एनआरओ और ये सब कुछ हुआ, इट वाज थ्रू फॉरेन इन्वेजन, यही बैरूनी ताकतें थी जो लेके आई और बाद में मुशर्रफ ने कहा कि जी मुझसे बड़ा गलती हुआ, एनआरओ दे दिया हमने। तो ये चीज़ें वहाँ पे हैं और इनके होते हुए अब मियाँ साहब को एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी वो जेल में आकर हैं, अब नेल्सन मंडेला ने तो कभी नहीं कहा कि मुझे सॉलिटरी कन्फाइंड में अगर आप रखेंगे तो फिर मैं तो सिंड्रोम का शिकार हो जाऊंगा। लीडरशिप तो पॉलिटिकल लीडरशिप ये होती है, आपने कहा ना कि ये खवातीन को होती है, भाई सियासतदानों को तो ये ऊपर उठाती है, वो तो कहते हैं कि मुझे रखो। तो वो तो मियाँ साहब हमें याद हैं कि वो जब अटक जेल में थे तो साथी उनके बैठे रहे, किसी को पता ही नहीं चला, उनके अपने जो रूममेट्स और इनमेट्स थे और वो डील करके चले गए। तो अगर पाकिस्तान आ जाते हैं किसी भी तरीके से और उन्हें या लाया जाता है तो ट्रस्ट मी हिज फर्स्ट मूव वुड बी कि जी मुझे या तो दोबारा सऊदीया भेजो, को मेरे से डील करो और मैं जाऊं, क्योंकि वो जेल में रहने के लिए कतन तैयार नहीं है। और नंबर 2 उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, अब एक चीज है कि अगर तो अपोजिशन वाकई ही पॉलिटिक्स करती है और वो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, तो अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाते हैं और फिर वो अपना एक वजीर आजम नॉमिनेट करते हैं, ABC कोई भी हो, और उसको वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जैसे ही आप आते हैं आपने प्रेसिडेंट को एडवाइस भेजनी है असेंबलीज डिसॉल्व करने की, और वो मैंडेटरी है, प्रेसिडेंट ने एक दफ़ा नहीं तो दूसरी दफ़ा करनी ही करनी है। और अगर एक प्राइम मिनिस्टर असेंबलीज को डिसॉल्व करा देता है, अर्ली इलेक्शंस कॉल कर लिए जाते हैं, ये इस पोजीशन में होते हैं, तो फिर तो कोई एक पॉलिटिकल एरिना में ये गेम कर बैठेंगे। लेकिन ये गेम से ज़्यादा डील के जब ख्वाह हैं और चाहते हैं कि हमारे केसेस चाहे वो जरदारी साहब के हों चाहे मियाँ साहब के हों वो पहले ख़त्म हों, तो ऐसी सूरत हाल में पॉलिटिक्स जोन से है वो प्योर पॉलिटिक्स ये नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, अच्छा बैरिस्टर साहब, अब अगर आप हमें ये समझा पाएँ कि हुकूमत ने जो एफर्ट्स की हैं क्या उसमें कोई कमी आपको नज़र आती है, या फिर यूके के जो कवानीन हैं वो इतने सख्त हैं उसकी वजह से आप नवाज शरीफ साहब को वापस नहीं ला सक रहे इस वक्त तक, तो क्या वजह है? देखिए जी, पहले तो मैं राजा साहब ने नेल्सन मंडेला साहब का तज़किरा किया तो उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब नेल्सन मंडेला वाज अरेस्टेड तो वो एक तकरीर को एड्रेस कर रहे थे और कुछ काफी बड़ा क्राउड था जिसको एड्रेस कर रहे थे, उनको वहां से अरेस्ट कर लिया गया। वो तकरीबन 23 या 27 साल जेल में रहे, वापस निकले, सेम उसी जगह पे गए, स्टार्टेड बाय सेइंग एज आई वाज सेइंग समथिंग, और वहां से उन्होंने तकरीर की। लीडर की डेफिनेशन तो है ये, और ये है जो कि एक ट्रू लीडर है। अब मैं आपके दूसरे सवाल की तरफ आता हूं जहां आपने पूछा कि एफर्ट्स क्या हैं। मैं समझता हूं कि हुकूमत बेचारी की इस वक्त इतने बस में है नहीं कि वो इनको बाहर लाएं या ना लाएं, उन्होंने तो जो करना था नहीं करना था, और कोई इतने कुछ सिंसियर एफर्ट्स भी मुझे उस तरह नजर नहीं आते। भागदौड़ हुई है, हर चीज हुई है। जब वो इस मुल्क से जा रहे थे उस टाइम पर वो स्टांस नहीं लिया गया जो लेना था। या तो फिर किसी एक को आपने मुर्ज़ा इल्जाम ठहराना है, या जुडिशरी ने सही रोल प्ले नहीं किया या गवर्नमेंट ने रोल प्ले नहीं किया। ही वेरी कन्वीनियंटली फ्लाउटेड विद दिस सिस्टम एंड लेफ्ट द कंट्री। ये कैसे पॉसिबल है? पाकिस्तान में एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल या एक ऑर्डिनरी जो आदमी जिसके ऊपर क्रिमिनल केस है वो इस तरह नहीं जा सकता बाहर, अगर वो जाना चाहे। तो ये सिस्टम के साथ इतना मजाक करके चले गए। अब तीसरी बात आती है कि अगर तो यूके अथॉरिटीज उनका वहां एक्सटेंशंस नहीं करती, जो कि उन्होंने अपना केस फाइल किया हुआ असाइलम एंड इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल में विद द होम ऑफिस, वो नहीं होता, तो देन ऑफ कोर्स देयर विल बी नो ऑप्शन बट टू कम बैक टू पाकिस्तान, अनलेस के वहां से उनको कोई और मुल्क जो है वो किसी किस्म का असाइलम या कोई चीज दे देता है। लेकिन
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर असाइलम लेंगे किसी मुल्क में, तो मैं समझता हूं पॉलिटिकली उनके लिए ये डाउन साइड है। उसकी वजह ये है कि उनका वोटर बड़ा इस बात पर शर्मिंदा होगा कि हमारा लीडर जो है, क्योंकि इस वक्त तो वोटर को ये भाम है कि वो शायद सेहतयाब नहीं है या मुनासिब सेहत उनकी नहीं है। लेकिन अगर ये चीज सामने आ गई कि उनकी सेहत ठीक है एंड ही इज ट्राइंग टू अप्लाई फॉर असाइलम इनटू डिफरेंट कंट्रीज, उस चीज पर उनका वोटर नुकसानदेह होगा। सो मियां साहब की बेस्ट बेट यही है कि इंग्लैंड में उनका वीजा एक्सटेंशन मिल जाए और इसी किस्म की रिपोर्ट्स आती जाती रहें। अगर इंग्लैंड रिजेक्ट कर देता है तो देन द बेस्ट ऑप्शन वुड बी टू कम बैक टू पाकिस्तान और आके इलेक्शंस में जो है वो करें। और जहां राजा साहब ने पॉइंट आउट किया है नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उस पर जोर लगा के ये किसी तरह वो प्राइम मिनिस्टर वाला काम कर लें फिर तो माम ठीक हो जाता है। बट यहाँ सारे का सारा जो है वो पर्सनल अफेयर लग रहा है, कोई ऐसा नेशनल सियासत होती हुई नजर नहीं आ रही। ठीक है, अभी नासरीन हमें एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो फिर जोड़ तोड़ की सियासत जो इस वक्त हमें मुल्क में नज़र आ रही है उसके हवाले से बात करेंगे। और पीडीएम ख़ास तौर पर जिस तरह से अब कल उन्होंने ऐलान भी किया फजलुर रहमान साहब ने कि हम अदम एतमाद की तरफ जा रहे हैं, क्या वाकई वो इसमें संजीदा हैं या फिर ये कहा जाए कि हनूज़ दिल्ली दूरस। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। वेलकम बैक टू द शो। नासरीन, इस वक्त जो जोड़ तोड़ की सियासत चल रही है, क्या इसका कोई तोड़ भी हो पाएगा? और पीडीएम जो है कल जिस तरह से उनकी एक बैठक हुई है, क्या उस बैठक के बाद हमें कुछ चीज़ें वाज़ी तौर पर नज़र आएंगी ग्राउंड पर? क्योंकि अभी तक कन्फ्यूजन ही हमें नज़र आ रही है। जिस तरह से बात हो रही है कुछ भी संजीदगी एक तो नज़र नहीं आ रही है और दूसरा कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आपस में बहुत इख्तिलाफ आते हैं और माजी में भी हमने ये देखा कि हमेशा से ऐसा ही रहा है। और अभी भी कल की जो बैठक थी उसमें बहुत सारे सवालात फजलुर रहमान साहब ने उठाए हैं जिनके किसी के पास कोई जवाबात नहीं थे। असल बात यह है कि एतमाद आपस में नहीं है और आप अदम एतमाद करने चले हैं, ये भी एक मज़ाक़ ख़ेज़ सी बात नज़र आती है। और पाकिस्तान में इससे पहले 2 दफ़ा अदम एतमाद 2 वज़राए आज़म के ख़िलाफ़ किया गया लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाया। क्या अब तारीख़ तब्दील होने जा रही है पाकिस्तान की? क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? राजा साहब आपसे ही आगाज़ कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा। कुछ नंबर्स भी हैं वैसे मेरे पास, अगर मैं ये भी आपसे शेयर कर लूँ कि जो इत्तेहाद हमें नज़र आता है गवर्नमेंट
का, उनके पास 180 लोग हैं, दीगर जो PMLQ और जो बाकी सारी उनकी जमातें हैं उनके अगर शामिल कर लें, और दूसरी तरफ अपोजिशन का हमें 162 नज़र आता है, उसमें भी 159 के हवाले से कहा जाता है कि वो उनके पक्के लोग हैं जो उनके कंट्रोल में हैं। 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं, एक जमात इस्लामी, वो तो आपको पता है कि उनका एक रिकॉर्ड है कि वो इस तरह की चीज़ों में नहीं शामिल होते। तो इस इत्तेहाद के साथ अब आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, पहली बात तो सियासत नाम ही जोड़ तोड़ का है, और यकीनी तौर पे ज़हन में एक चीज़ रखें कि अब ये इलेक्शन ईयर ऑलमोस्ट शुरू हो रहा है, और जब इलेक्शन ईयर होगा तो एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट आई बिलीव कि ये कोशिश नहीं करेंगे कि किसी किस्म की हुकूमत टूटे। ठीक है, अब इन्होंने देखना है कि इनकी जो अपनी सियासत है वो पोल्स अपार्ट है, 180 डिग्रीज एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं। ये आपके इल्म में है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम अभी चंद दिनों पहले तक कह रही थी कि बिलावल भुट्टो एक सिलेक्टेड वजीर आजम इन वेटिंग हैं, और बिलावल साहब कह रहे थे इनकी रगों में जो खून है हमारी रगों में तो वो खून ही नहीं है। तो आप ये ज़हन में रखिए कि अगर मरियम बीबी का केस में उनको रिलीफ मिल जाता है और मरियम बीबी आके पॉलिटिकल एरिना में मुकम्मल तौर पे एक्टिव हो जाती हैं, तो फिर आप देखिए कि पीपल्स पार्टी, फजल रहमान, ये तमाम जमातें कैसे उनसे भागेंगी, क्योंकि वो पंजाब की पॉलिटिक्स करेंगी फिर। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि मरियम बीबी ये देखें कि अगले इलेक्शंस में मैंने वज़ीर आज़म ही बनना है। अगर वो पंजाब की हद तक अपना कंट्रोल कर जाती हैं और पंजाब की लीडर बन के और CM अगर वो की उम्मीदवार बन के आती हैं और नून लीग वाकई ही स्ट्रॉन्ग जो कि कहते हैं कि एक पॉलिटिकल कैंपेन चलाती है, तो इससे सियासत में ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। और देयर इज़ नो डाउट कि नून लीग का होल्ड है, नून लीग का अब भी होल्ड है पंजाब में। तो दीज आर द चैप्टर्स के जिनको जब जरदारी साहब और ये लोग देखेंगे तो कभी भी एक नजर नहीं आएंगे। सर मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। फवाद चौधरी साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जोड़ तोड़ की जो सियासत इस वक्त हो रही है और बड़े दावे भी किए जा रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपने तो कहा कि किसी में जरूरत नहीं है कि वो लेकर आए। सर इसका क्या आपको रिजल्ट नजर आ रहा है? क्या कहा जाए, हनूज दिल्ली, दूरस्थ, या वाकई कुछ होने जा रहा है? देखें जी, पहली बात तो ये है कि जो एक तो मैं आप लोगों को एडवाइस ये करूंगा कि जो PTV है वो सीरियस टॉपिक्स के ऊपर जो है वो प्रोग्राम किया करे। इस तरह के नॉन सीरियस प्रोग्रामों के लिए बहुत प्राइवेट मीडिया पड़ा, और ये जिसे वो डिस्कस करें। उसकी वजह यह है कि ये जो टॉपिक है ये 3 साल से हर गर्मियों में आता है। फरवरी में ये जो है वो शुरू होता है, अक्टूबर में शुरू होता है और फरवरी तक चलता है। या आपने प्रोग्राम करना है तो फिर आप इस तरह से करें कि अपने रिसर्चर्स को कहें कि जरा जो पिछली सारी तहरीकें चली हैं उनके ऊपर जरा जो तकरीरें हुई हैं वो सामने निकालें और वो लोगों को दिखाएं कि जब पहला प्रोग्राम जब इन्होंने पहले साल में फजल रहमान साहब जो है वो जब जुलूस लेके आए थे उस वक्त क्या तकरीरें कर रहे थे। मरियम नवाज ने जब जुलूस निकाला था क्या तकरीरें कर रही थी कि जनवरी में हुकूमत चली जाएगी, फरवरी में हुकूमत चली जाएगी और ये नो कॉन्फिडेंस देगा, ताकि लोगों को एक सीरियस एनालिसिस का मौका दें कि वो खुद फैसला करें कि इनकी जो पिछली तहरीकें थी जो इन्होंने ये गुफ्तगू जब पहले 3 सालों में की थी तो उस वक्त उनका क्या नैरेटिव था और अब उनका क्या नैरेटिव है। और आप देखेंगे कि हर महीने अक्टूबर से फरवरी तक यही नैरेटिव जो है वो रहा है। लिहाजा इट्स अ टोटली नॉन सीरियस एक्सरसाइज एंड PTV जैसे सीरियस इदारे को इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर वक्त नहीं जाएगा। ठीक है, यानी आप ये समझते हैं कि नॉन सीरियस चीज़ें इस पर बात नहीं करनी चाहिए। तो सर ज़रा इस पर ही फिर बात कर लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो मेडिकल बोर्ड है उसने तो उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो ज़रा सर अगर इस हवाले से थोड़ा सा बता पाएँ कि आगे ये किस तरह से सिलसिला बढ़ेगा, कोर्ट का जो डिसीजन आएगा क्या इन रिपोर्ट्स का कोई इन्फ्लुएंस उसके ऊपर हो जो मेडिकल बोर्ड की तरफ से अब रिजेक्ट कर दी गई हैं? जी, असली तौर के ऊपर तो होना तो ये चाहिए था कि जितना बड़ा फ्रॉड ये हाई कोर्ट के साथ करके गए, उसके बाद जजेस को उन्हें कंटेम्प्ट नोटिस देना चाहिए था और शहबाज शरीफ को खुद बुलाना चाहिए था कोर्ट के अंदर। लेकिन बदकिस्मती से ये नहीं हुआ और अब वफाकी हुकूमत ने, फेडरल कैबिनेट ने ये हुक्म दिया है हम इनको अटॉर्नी जनरल साहब को कि वो जाएं और अदालत को रजू करें और उनसे कहें कि ये शहबाज शरीफ जो लीडर ऑफ अपोजिशन है इन्होंने एक गारंटी दी थी, उस गारंटी के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई और वो जो इम्प्लीमेंटेशन है
वो या उनको वापस लेके आए, और अगर नहीं आते तो ये इन्होंने फेक एफिडेविट दिया है, उसके मुताबिक आर्टिकल 62 के मुताबिक इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और इलेक्शन कमीशन को आप डिक्लेरेशन करके इलेक्शन कमीशन को भेजें कि इनका जो सीट है उसको खाली करार दिया जाए। अब इन दोनों बातों को लेके हम जाएंगे असूली तौर के ऊपर हाई कोर्ट को खुद ये काम करना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, एक और बड़ी अहम चीज़ है, उस पर 2 दिन से डिस्कशन भी हो रही है, जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपनी मिनिस्ट्रीज़ की। सर, उस हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि कुछ इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी एक लेटर लिखा, और उससे पहले भी कुछ लोगों के कहा यह जा रहा है कि इससे पार्टी में डिवीजन होगी। ये वक्त दुरुस्त नहीं था जब ये रिपोर्ट आई है। इस बारे में कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है इस वक्त सुनने में आ रही हैं। आपकी क्या राय है इस पर? मेरे एक तो जाहिर है कि ये बात सही है कि जो रिपोर्ट आई है उसकी कम्युनिकेशन सही नहीं हुई है, और आई विल रिक्वेस्ट अरबाब साहब की, और नहीं तो पीटीवी के ऊपर वो बैठे और पहले ये बताएं कि उन्होंने रिपोर्ट का क्या क्राइटेरिया बनाया और कैसे वो इस नतीजे पे पहुंचे। ये जो 10 मिनिस्ट्रीज को चुना गया, ये कैसे चुना गया? असल में ये रिपोर्ट जो थी, ये बिल्कुल इसमें कोई, मैं जाती तौर पे जितना मैं समझा हूँ, इसमें ये मैथमेटिकल रिपोर्ट है, इसकी कोई किसी की डिस्क्रिप्शन नहीं थी। उन्होंने सिंपल ये किया, लोगों को बुलाया, उनको कहा कि इस साल आपके प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, अपने अपने प्रोजेक्ट्स दे दिए गए, उसके अगेंस्ट जो एलोकेशन हुई पैसों की वो उन्होंने देख ली, और उसके बाद क्वार्टरली वो देखते हैं कि उन पैसों को खर्च करने का कितना पैसा वो खर्च हुआ। जितना पैसा खर्च हुआ उतना ही उन्होंने उसको प्लस पॉइंट दे दिए, और जितना खर्च नहीं हो सका उसको उन्होंने नेगेटिव पॉइंट दे दिए। 70% की रिपोर्ट का क्राइटेरिया जो है वो ये है कि आपके प्रोजेक्ट्स जो है वो किस तरह पहुंचे और किधर पहुंचे। अब मसलन आप देखिए कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का, जो कि हमने ये सारा टेलीविजन को हमने डिजिटलाइज कर दिया, हमने ये स्पोर्ट्स जो है उसको डिजिटलाइज कर दिया, हमने एपीपी जो है उसको पूरा रिफॉर्म कर दिया, हमने ये सारी चीजें कर दी, लेकिन हमारे 2 प्रोजेक्ट्स जो है वो हमारे माइनस में चले गए। वो प्रोजेक्ट्स क्या थे? मसलन जो ईपी विंग का हमारा एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग, उसमें ये उन्होंने करना था कि उन्होंने 7 अफ्रीका के मुल्कों में प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाने थे। उनमें बोत्सवाना है, घाना है, ये नमीबिया है, इस तरह के ममालिक। अब वो मैंने ये देखा जब, तो मैंने ये कहा कि हमें इसको यहाँ पे प्रेस काउंसलर्स की इतनी तुक नहीं बनती है, हम यहाँ पे जो कल्चरल अताशी यहाँ पे लगा देते हैं। प्रेस शायद नमीबिया का या घाना का उतना हमारे लिए शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा जी। अब वो पैसे हमारे रुक गए, तो जब वो पैसे नहीं खर्च हुए तो वो हमारी नेगेटिव पॉइंट्स में चले गए। बिल्कुल। इसी तरह से जो डिजिटलाइजेशन है पैमरा की, उसमें जो बॉक्सेस हैं, हमारे पास ये था कि वो 4 करोड़ बॉक्स आपने इंपोर्ट करने हैं, तो मैंने ये कहा कि इतना हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, इतना ये डॉलर हमारे पास पहले ही कम है, तो हम इतना पैसा तो बाहर नहीं भेजेंगे, तो वो हम इसको यहाँ मैन्युफैक्चर करें बजाय इसके के बाहर। तो वो हम इंपोर्ट के पैसे नहीं खर्च हमने किए, तो वो हमारे जो है वो नेगेटिव चले गए। तो इस तरह से ये एक जो रिपोर्ट और क्राइटेरिया बना है, जिसका ज्यादातर मैं समझता हूँ कि फेलियर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का ये है कि वो इसको उन्होंने क्राइटेरिया को नहीं बताया और खाली अवार्ड्स पे आ गए, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी बनी। ठीक है जी। पंचोता साहब कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं मेरा ख्याल है। फवाद साहब, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप कैबिनेट की वर्किंग देखें और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उनका रोल डिफाइंड है, उसमें तो तमाम मिनिस्ट्रीज का जो डिसीजन है दैट इज अंडर अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस किस्म के एक्ट से कि जी आप वजारतों की एक दूसरे से मुकाबलेबाजी करवाएं, जस्ट लाइक स्टूडेंट्स, और आपने सर्टिफिकेट्स देना है, आप ये नहीं समझते कि इस चीज का ऐसा कोई तस्करा होना ही नहीं चाहिए या कोई ऐसा कॉम्पिटिशन होना ही नहीं चाहिए? लेट द पब्लिक डिसाइड कि किसने बेहतर परफॉर्म किया है। नहीं, ये भी मैंने आपको जो क्राइटेरिया बताया है 5 मिनट लगा के, वो मकसद यही था कि आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एज सच इस तरह से क्वालिटेटिव उसके ऊपर नहीं था, आउटकम बेस्ड जो है वो क्राइटेरिया है, और वो तो अच्छा है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब को जाके कहते हैं कि मैं इस साल ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और वो 3 महीने बाद उनका ऑफिस या वो पूछते हैं आगे कि वो प्रोजेक्ट जो आपने हमसे कहा था कि कर रहे हैं वो कहाँ पहुंचे हैं, तो आई थिंक दिस इज गुड, उसमें क्या हर्ज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। अभी मैं चाहती हूँ कि शहजाद
आपकी तरफ आऊँ, जो हम पीटीएम के हवाले से बात कर रहे थे उनको तो ये लग रहा है कि गैर संजीदा सी चीज़ है, लेकिन चूंकि बात हो रही है, इस पर बहस भी हो रही है और कुछ हलकों का ये कहना है कि काफ़ी हुकूमत को इसमें टेंशन भी है, क्योंकि उन्हें पीटीआई के लोगों को तोड़ना पड़ेगा अगर उनके इत्तेहादियों को नहीं तोड़ पाते हैं। अभी कल मुलाकात भी है शहबाज शरीफ साहब की काफ लीग के साथ, और मौलाना साहब जो हैं वो एमक्यूएम से मिले हैं, तो इस तरह से भी मुलाकातों का सिलसिला तो जारी है। तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, कल बड़ी अहम मुलाकात है और तकरीबन 13-14 साल बाद ये मुलाकात हो रही है, और पहले एक ही मुस्लिम लीग का हिस्सा थे ये जो हजरात मिल रहे हैं, और फिर जो इनके आपस में इख्तलाफात बढ़े वो एक माजी और तारीख़ का हिस्सा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए जी ज़रूरी है कि आप या तो अपोजिशन इत्तेहादी जमातों को साथ मिलाएं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़े। दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। ऐसा इकबाल साहब ने कहा कि 5 बंदे हमारे साथ मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि आगे अगर हमें टिकट दे देते हैं तो हम आपके साथ हैं। शहबाज गिल साहब 24 बंदों की बात कर रहे हैं कि नून लीग के 24 लोग हमारे साथ जी हैं। बिल्कुल, और वफाकी वज़रा की भी बात की, वो भी उनसे राब्ते में है। तो ये तो खैर अगर वो टेबल करेंगे उसका क्या आउटकम होगा ये तो उस वक्त वाज़ेह हो जाएगा, तो कबल अज़ वक्त बात करना और सियासी राब्ते और सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन असल बात यह है कि जिसकी तरफ राजा साहब ने भी इशारा किया कि अगर आप ये टेबल करते हैं और इसका आउटकम आपकी मर्जी के मुताबिक आता है तो व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि अगर आप कोई पहले तो ये इख्तलाफ है कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा, उसके बाद किस तरीके से आप चलाएंगे, क्या ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी या प्राइम मिनिस्टर एडवाइस भेजेगा प्रेसिडेंट को उसको तोड़ दें। और यहाँ पे बात यह है कि ठीक है अगर कौमी असम्बली आप तोड़ भी देते हैं तो पंजाब और केपी में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आप किस तरीके से सूबाई असम्बली तोड़ सकते हैं। और दूसरी बात, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इस चीज़ पर राज़ी हो गई है कि अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व आप करते हैं तो सिंध असम्बली भी वो तोड़ देगी कबल अज़ वक्त। इसी तरीके से बलूचिस्तान का आप क्या करेंगे। तो पॉइंट इसकी ये कोई इतनी आसान बात नहीं है। कुछ जो अपोजिशन के रहनुमा हैं वो तो वाज़ेह तौर पे ये बात कर रहे हैं कि जी अगर हम ये कामयाब हुए तो फौरी तौर पे अर्ली इलेक्शन या स्नैप इलेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन स्नैप इलेक्शन की तरफ जाना क्या ये पूरे मुल्क में मुमकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सो मेरे ख्याल में ये एक प्रेशर टैक्टिक ज़रूर है, ये करेंगे भी और करना की कोशिश भी करेंगे, लेकिन इसकी कामयाबी के इम्कानात तो मुझे कोई इतने ज़्यादा नहीं नज़र आते हैं। और इसके साथ साथ अगर कामयाबी के इम्कानात नहीं होंगे, बिल्कुल ये 100% श्योर नहीं होंगे, तो ये भी कहा जा सकता है कि ये मोशन पेश ही ना की जाए। ठीक है बैरिस्टर साहब, कोशिशें तो शुरू हो चुकी हैं पीडीएम की तरफ से या अपोजिशन की हम बात कर लें। अभी भी मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ मुलाकात ख़त्म हुई है, 1.25 घंटे उनकी चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई है। अब उसमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ें तय पाई हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हमें बाद में मालूम होगा, लेकिन सिलसिला तो आगे वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कल शहबाज शरीफ मिलेंगे, कोशिश करेंगे कि शायद उधर से चौधरी बरादरान की तरफ से उन्हें कोई पॉजिटिव जवाब मिले। बज़ाहिर महसूस नहीं होता कि जो इस वक्त अलाइंस में हैं पार्टीज़ उनकी तरफ से कुछ ऐसा हमें नज़र आए, वो हुकूमत के साथ ही रहेंगी, ये उनको सूट भी करता है। तो उसके बाद कोशिश की जाएगी कि पीटीआई के लोगों को तोड़ा जाए। अब आप कैसे इसको एनालिसिस करते हैं, और ज़रा थोड़ा सा आइनी और कानूनी तरीक़ाकार भी हमें बता दीजिए कि अगर ये जाके कौमी असम्बली में होता है, पहले स्पीकर को आप कोशिश करते हैं कि नो कॉन्फिडेंस उनके ख़िलाफ़ हो, और उसके बाद वैसे भी डायरेक्टली वज़ीर आज़म पे आप कर भी नहीं सकते हैं नो कॉन्फिडेंस। देखिए जी, पहली तो बात ये है कि इस टॉपिक की जी जो सीरियसनेस जिस तरह फवाद साहब ने बात की थी वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। जितनी ये कॉमनली ये टॉपिक आना शुरू हो गया है इन असेंबली, ये तो अब एक बेसिकली पार्ट ऑफ द कार्रवाई है। बिल्कुल पेंडेमिक आप जिस तरह हम डिस्कस करते हैं ना जी, कोविड-19, ये उस टाइप का एक इशू है। अब अगली बात ये करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए उसका जवाब बड़ा क्लियरली मुझे देने की जरूरत ही नहीं है, वो काफिली खुद दे रही है। कामिल अली आगा साहब 7-8 दिन टीवी पे आके क्या कहते रहे हैं, जब तक रियासत इनके साथ खड़ी है मैं इनके साथ खड़ा हूं। अब एक तो होता है ना कि ढके छुपे अल्फाज में कहना, अब तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं। सो काफ लीग का क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल, रियासत इनके साथ खड़ी है, नंबर 1। बाकी जमातों की बात करते हैं, बाकी एमक्यूएम जितनी जमातें इनके साथ एलाइज हैं इनकी, अगर उनका भी यही क्राइटेरिया देखें या मान लेते हैं तो अल्टीमेटली बात रह जाती है कि रियासत इनके साथ खड़ी है। मेरा अपना जाती एनालिसिस ये है कि रियासत इनके साथ खड़ी है और इनको कोई किसी किस्म का इशू नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं रियासत की डेफिनेशन, एटलीस्ट मेरे मुताबिक क्या है, मुझे नहीं पता कामिल अली आगा साहब क्या समझते हैं। रियासत की डेफिनेशन ये है कि आपकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, आपकी वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि
पार्टी इन गवर्नमेंट के साथ खड़ी होती हैं वो इंटरेस्ट देखती हैं कहाँ वाबस्ता हैं, वो देखती होती हैं कि जो उनके अपने एज स्मॉल पॉकेट्स इंटरेस्ट हैं वो कहाँ वाबस्ता हैं। अगर तो वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट के साथ वाबस्ता नजर आ रहे हो तो वो गवर्नमेंट के साथ कंटिन्यू करते हैं। इसी को ही आप उस सियासत की अप्रोच कह लें। आई डोंट नो वंस अगेन कि वो कामिल अली आगा साहब किस सियासत की तरफ रेफर कर रहे हैं, बट मुझे ये नजर आ रहा है इस टाइम पर उन पार्टीज को गवर्नमेंट को गिरा के कोई फायदा नहीं मिलेगा। इट्स ऑलरेडी टू लेट, या तो ये काम पहले किया जाता। सो मेरे नजदीक ये वंस अगेन फेल करेगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें तो वजीर आजम साहब ने वॉलंटरली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया हुआ है असेंबली से, और बड़ा क्लियरली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनके फेवर में हुआ था। तो ये काम वजीर आजम साहब ने पहले भी किया हुआ है। यहाँ पर अगर नो कॉन्फिडेंस मूव होता है तो नो कॉन्फिडेंस विल बी टेबल्ड इन द नेशनल असेंबली, ठीक है, जिसमें एक जॉइंट सेशन कॉल किया जाएगा, उसके अंदर वोटिंग हो जाएगी और बड़ा क्लियरली पता लग जाएगा। आई थिंक इट विल फेल। ठीक है राजा साहब, सर एक तो जो मेरी बात की कि आप थोड़ा चौंके, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि क्या डायरेक्टली आप वजीर आजम के लिए नो कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, ला सकते हैं, लेकिन बेहतर सिचुएशन ये होती है कि आप स्पीकर को पहले नो कॉन्फिडेंस करें, क्योंकि स्पीकर के पास ये अथॉरिटी है कि अगर आप वजीर आजम को कर सकते हैं तो वो आप डी सीट कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसा ही है? हाँ, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, आप इसको क्लियर कर दीजिएगा। बेहतर तो ये है कि इट्स ऑल नंबर गेम्स। नंबर्स आपके पास हैं तो आपको स्पीकर के एक वोट का कोई इशू ही नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपके पास नंबर्स हैं, एग्रीव्ड आप इमरान खान से हैं, तो ये तो लोगों को ड्रामे दिखाने हैं ना जी। हम पहले पंजाब में लाएंगे, फिर स्पीकर को लाएंगे, फिर इमरान खान को लाएंगे, फिर हम तैयारी करके आएंगे। अब तैयारी को जरा गौर से देखिए कि वो कौन सी तैयारी है, ये किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या ये इंतज़ार कर रहे हैं, लेट्स बी वेरी फेयर, कि जनाब ये कोई अप्रैल में, मई में, जून में कोई अपॉइंटमेंट्स जो होनी है एट अ वेरी सीनियर लेवल, क्या है जो अपोजिशन है वो उसका टोटल सियासत का महवर अब ये रह गया है कि वो पहले देखती रही कि वो एक पहली अपॉइंटमेंट उसको लेके वो खुश हो रही है, वो अपना यहाँ पे तमाशे कर रही है कि जनाब बड़ा कोई एक पेज खत्म हो गया। अब फिर उन्होंने टोटल दे आर फोकस की जी उसमें शायद कोई चीज़ निकल आए, विच इज़ वेरी रॉन्ग। के उनकी अपनी सियासत इस वक्त ज़ीरो है। उनके आप देख लें कि जब वो पीडीएम का इजलास होता है वो उनके चेहरे बता रहे होते हैं कि वो कोई पॉलिटिकल रेटोरिक की बात नहीं कर रहे होते, कोई किसी पॉलिटिकल नजरिए की बात नहीं कर रहे होते, वो कंस्पिरेसीज की ही बात कर रहे होते हैं। और कल भी आपने देखा वो ज्यादा बातों को मजाक में ही उड़ा रहे थे मौलाना देखिए, ये फजलुर टोटल रहमान ये साहब। वेट एंड कोई सी serious वाली जवाब बात नहीं है, दे वेट रहे एंड थे सी वो। वाली बात है। और अगेन ये ज़हन में रखिए कि जो गवर्नमेंट बनती है वो फिर गवर्नमेंट ऑफ पीडीएम नहीं कहलाती, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होती है। तो क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान इस वक्त जो आपकी जियोपॉलिटिकली दुनिया में जो सिनेरियो चल रहा है, एक तरफ आप रशिया का दौरा कर रहे हैं, आप आर्मी चीफ इज प्लानिंग टू गो टू यूएस, ठीक है, फिर आपके और इंपॉर्टेंट एलाइज हैं, ओआईसी की कॉन्फ्रेंस आ रही है। तो क्या आप अपने मुल्क में एक जो डोमेस्टिकली आप ये शो करना चाहते हैं कि हम इतने वीक एक कौम है कि हमारे पास वजीर आजम नहीं है, हमारे पास 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके अपने अपने हैं, या क्या हम ये हेल्म ऑफ द अफेयर ये जाके हवाले कर देंगे बिलावल भुट्टो के या मरियम बीबी के जिनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। सो दिस इज नॉट अ जोक। पाकिस्तान एक मुल्क है, एक स्टेट है, और उसमें इस किस्म की चीजें नुकसानदेह हैं। और ये वही 5th जनरेशन वॉरफेयर का एक ट्रिगर डाउन इफेक्ट आ रहा है कि वो आपके मुल्क में जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको इस अंदाज में इस्तेमाल करते हैं कि जो आपका दुश्मन ने नैरेटिव देना होता है, कभी वो लंदन से आ रहा होता है, कभी आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज दे रही हैं, तो इसको काउंटर किया जाएगा, प्रॉपर्ली काउंटर किया जाएगा। एंड देयर इज नो पॉइंट। ले आइए, नंबर हैं आपके पास तो ले आइए। मुख्तसरन इस पे भी कमेंट करते हैं, आपने खुद ही बात कर ली रशिया और अमेरिका की, उस पर भी बात हो रही है, हमारे कुछ एनालिस्ट उस पर भी बात कर रहे हैं कि शायद इसमें भी कुछ डिवीजन है कि प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहे हैं, आपके आर्मी चीफ जो है वो यूएस का प्लान कर रहे हैं, और दरमियान में नो कॉन्फिडेंस आ रहा है। इसका मतलब है कुछ तब्दीली आने वाली है। आप जो शख्स ये बात करता है, आप कहे पाकिस्तान जा रहा है रशिया, पाकिस्तान जा रहा है अमेरिका, डो नॉट पुट इंडिविजुअल्स, इसका कोई नो कॉन्फिडेंस से ताल्लुक नहीं है। ये वहां पे कोई ये इसलिए नहीं जा रहे कि जनाब हमने कोई लॉबिंग करनी है। हमने तो माजी में देखा कि जनाब किस अंदाज में, चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, नून लीग हो, वहां पे हायर की जाती थी मुख्तलिफ, आप लॉबीज बनाते थे और उसके बाद आप अपने मुल्क में आते थे। एब्सोल्युटली इट्स डिफरेंट नाउ।
और यही वो चीज़ें हैं कि मे बी उन फोर्सेस के आंखों में बहुत सी चीज़ें खटक रही हों कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वजह से हमारा गालिबन इस खत्ते में वो होल्ड अब नहीं रह पा रहा, और एक यहाँ पे नया ब्लॉक बनने का एक नक्शा सामने आ रहा है। और अमेरिका जिसने बड़े क्लियरली कह दिया है कि आवर एनिमी इज नॉट रशिया बट चाइना, और पाकिस्तान और चाइना जो है वो रोड टू बेल्ट काम कर रहे हैं, सीपेक का काम कर रहे हैं। तो these factors जब सामने आएंगे तो ये जो पीडीएम के चेहरे मैटर नहीं करते। ठीक है बैरिस्टर साहब 30 सेकंड सर, लास्ट कमेंट। सर as far as this no confidence motion is concerned, मैं तो उस पर मेरा once again वही कमेंट होगा कि नंबर गेम वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है, नंबर्स आपके पास हैं, वो सक्सीड कर जाएगी। ये वो जगह है जहां पर मैथमेटिकल होना चाहिए था। शहजाद अरबाब सब और जगहों पर मैथमेटिकल हो रहे हैं, यहाँ पर मैथमेटिकल होने की जरूरत थी। अगर नंबर गेम होगी तो आपको पता लग जाएगा, नहीं होगी क्लियर हो जाएगा। और अब मुझे ये नहीं पता कि कौन सी ताकतें क्या ये वो फलाना, वो तो देखें पूरी दुनिया में होता है, हर सियासतदान में होता है। हाँ, ऑपोजिशन के पास भी राइट है टू कन्विंस द मेंबर्स, गवर्नमेंट के पास भी राइट है, और सियासतदान ने अपना फ्री विल एक्सरसाइज करनी है। आर्टिकल 63 है उसको नहीं रोकता। हाँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन के केस में वहां पर उसको प्रॉब्लम आ सकती है, सो वो उनके लिए टोटल अपना प्रॉब्लम है, मेरा नहीं ख्याल सक्सीड करेगी। ओके शहजाद मुख्तसर। 30 सेकंड्स में तो कोई कमेंट पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमनली, लेकिन मैं एग्री करता हूँ इनकी बात से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब, बैरिस्टर समझौता साहब हमारे साथ मौजूद थे, शहजाद रजा मौजूद थे। नाज़रीन, इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।